नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे अपना जो विषय चल रहा था भूगोल का, और भूगोल में भी अपन बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान अपना है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल का विषय है और कक्षा अपनी 6 की बात हो रही है। कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसको लेके अपन बात कर रहे हैं। और कक्षा 6 की जो भूगोल वाली पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम जो था पृथ्वी हमारा आवास, उस पुस्तक का जो अपने यहाँ पर पाठ लिया गया है वो पाठ नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है। और अपनी जो पुस्तक रहती है वो एनसीईआरटी की बुक है और कक्षा 6 की बुक है। और आज जिस चैप्टर को लेकर अपन बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं उनको लेकर अपन आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पृथ्वी पर स्थल रूपों का जो निर्माण है वो दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी स्थल रूप क्या होता है, जैसे अपने यहाँ जैसे पर्वत है, पहाड़ है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, उसकी दो प्रक्रियाएं अपने यहाँ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं दो प्रक्रियाएं। सबसे पहले मैं बात करूं तो कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि ज्वालामुखी है, आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं से तो ऊपर उठ जाती है और कहीं देखो कई बार भूकंप वगैरह आते हैं जिसके कारण ज़मीन जो है वो नीचे धंस भी जाती है, जिसके कारण जो है घाटियाँ भी बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरी हम बात कर रहे थे, दूसरी जो रहती है वो रहती है अपने बाह्य प्रक्रिया। अब बाह्य प्रक्रिया में देखो क्या आता है। बाह्य प्रक्रिया में जैसे अपर्दन है, जैसे पानी बहता है, पानी के बहने से क्या होता है, पानी जब बहता है तो पानी जो है पानी से कटाव होता है। पानी से क्या होता है, कटाव होता है। कई कई बार तो जो मतलब नदियाँ वगैरह बहती हैं उनके पास वाली भूमि जो है वो बिल्कुल ही कट जाती है। ठीक है, तो वो होता है बाह्य प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया भी लगातार जो है उससे जो है अनेक प्रकार के स्थल बनते भी हैं और टूटते भी हैं। अब देखो नदियां हैं, कई बार जो है अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके जाती हैं, तो उन कंकड़ पत्थरों को कहीं ना कहीं तो वो जमा करती हैं। उनकी जमा करने से वहाँ पर नए स्थल रूप का जो निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है, याद हो गए दोनों। एक है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपर्दन। देखो अपर्दन क्या होता है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। भाई पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, जैसे मान लो ये सतह है, तो ये जैसे ही टूटेगी, जैसे ही ये टूटेगी, टूटकर जब घिस जाती है, जब बार बार इस पर पानी का बहाव हो सकता है, हवा हो सकती है, उसके कारण बार बार ये घिस जाती है, तो उसे कहते हैं अपर्दन। और जिससे सतह क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। भाई जब भी अब कोई चीज़ घिसी जाएगी तो वो अपना जो है उसकी जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है, यानी वो घिस जाती है। ठीक है, आगे दूसरा जो रहेगा अपना वो रहेगा निक्षेपण। निक्षेपण का क्या अर्थ होता है, देखो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इस सतह का निर्माण फिर से हो जाता है। जैसे अपर्दन से मान लो ये वाली मान लो कोई जगह है, ये वाली मान लो कोई जगह है। अब जैसे यहाँ पे अपर्दन की क्रिया हुई और ये अपर्दन की क्रिया से इतना टूट गई, अपर्दन की क्रिया होने से ये इतना टूट गई। अब क्या होगा, निक्षेपण की क्रिया होगी। अब यहाँ से कोई नदी बह रही है, नदी यहाँ पर आ रही है और नदी आकर यहाँ पर कंकर पत्थर जो है वो जमा कर देती है। तो यहाँ पर फिर से जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर से जो है इस स्थल रूप का निर्माण जो है वो हो जाता है। वही क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। यानी टूटी हुई सतह पर फिर से जो है स्थल रूप का निर्माण होना जो है वो कहलाता है निक्षेपण। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया को बहते हुए जल जो है, बहते हुए जल के कारण अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया हो सकती है, वायु के कारण हो सकती है, बर्फ के कारण हो सकती है। तो ये तीन जो है वो प्रमुख कारण इसके रहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ स्थल रूप आपको जो है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये पर्वत है, ये यहाँ पर ये जो पहाड़ी बनी हुई है इस प्रकार ये जो है ये पर्वत बने हुए हैं। ठीक है, ये पर्वत हैं, स्थल रूप हैं पृथ्वी के। यहाँ पर देखिए पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है, सफ़ेद है, सफ़ेद का मतलब यहाँ पर बर्फ वगैरह बिछी हुई है। ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला जो है वो यहाँ पर पर्वतों की है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर घाटी का निर्माण भी हुआ है। पर्वतों के दो पहाड़ों के बीच में का जो स्थान होता है, निम्नतम स्थान जो होता है वो घाटी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्वत से कुछ नीचे कुछ समतल सा भाग है जो है वो पहाड़ी कहलाता है, यानी छोटा पर्वत अपन कह सकते हैं। इनमें से नदियाँ वगैरह बहती हुई यहाँ पर दिखाई गई हैं और यहाँ पर ये नदियाँ हैं। अब देखिए पठार जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। भाई इनको समझना है, आगे सारी चीज़ें अपन एक एक जो है विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पठार आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल समतल है। पठार जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर क्या है, समतल है। ठीक है, और ये नदियाँ हैं, नदियाँ आकर एक दूसरे से मिलती हैं तो ये सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और नदियाँ आकर जैसे मान लो किसी एक जगह पे ऐसे इकट्ठी हो गई तो वो झील का निर्माण करती है।
फिर देखिए यहाँ पे नदी जहाँ पर देखो इस प्रकार जो है नदी का जो इस प्रकार का मुख हो जाता है उसको वितरिका कहते हैं। और यहाँ वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। और जहाँ पर नदी समुद्र में गिरती है, जहाँ पर नदी जो है वो समुद्र में गिरती है वो कहलाता है नदी मुख। वो क्या कहलाता है, नदी का मुख कहलाता है। अब जैसे इसके तीनों ओर पानी है भाई, ये जो यहाँ पर स्थल रूप है इसके तीन ओर पानी है तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, स्थल संधि जब एक स्थान से ये दो स्थान आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, जब अपन ने महाद्वीपों को पढ़ा था तब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की अपन ने बात की थी, तो वहाँ पर भी स्थल जो संधि है उससे वो दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक स्थल संधि है जिसके कारण ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्थल संधि कहलाती है। अभी नदी समुद्र और स्थल रूप के जो पास का जो होता है उसको कहते हैं तट। ठीक है, और ये मैदानी भाग आ गया जहाँ पे नदियाँ जो है अपना नदियों से जो सिंचाई वगैरह होती है वो मैदानी क्षेत्र आता है। ठीक है, और जल संधि का मतलब होता है देखिए एक जलराशि दूसरी जलराशि से जब मिलती है उन दोनों को मिलाने वाली जो जलराशि कहलाती है वो कहलाती है जल संधि। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा मैप। चलिए आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बढ़िया से समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे बात करते हैं पर्वत क्या होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर भी लिखी हुई है कि प्रशांत महासागर में स्थित नाम है मोनाकी पर्वत। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो है मोनाकी पर्वत, यानी जिसको हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है मोनाकी पर्वत और हवाई द्वीप इसका नाम है। सागर की सतह के नीचे स्थित होने के कारण इसकी ऊंचाई जो है वो 10,205 मीटर रखी गई है। भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10,205 मीटर है। मोनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर में भाई जो है ये समुद्र के नीचे है भाई। ठीक है, और एवरेस्ट शिखर से भी इसकी ऊंचाई, एवरेस्ट की 8,848 मीटर ही ऊंचाई है, बल्कि इसकी कितनी है 10,000 के लगभग है। ठीक है, तो एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचाई इसकी है। लेकिन ये जो स्थल रूप है, ये जो पर्वत है, ये जो हवाई द्वीप है, ये समुद्र के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है भाई। ठीक है, और प्रशांत महासागर में है। चलिए अभी हम बात करेंगे पर्वत को लेके कि पर्वत जो है वो क्या होते हैं। देखिए पर्वत क्या होते हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। भाई पर्वत जो है वो बनाए नहीं जाते हैं, ये प्रकृति की देन है, इनका निर्माण जो है वो अपने आप ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो पर्वत का शिखर जो है वो छोटा होता है। देखिए पर्वत जो है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के पर्वत हो सकते हैं, इस प्रकार का जो है वो पर्वत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्वत का जो शिखर है वो तो होता है बिल्कुल छोटा सा। पर्वत का जो शिखर है यहाँ पे वो बिल्कुल छोटा सा है और इसका आधार जो है वो चौड़ा होता है। देखिए ये वाला जो भाग है वो आधार है, तो ये भाग जो है वो चौड़ा है इसका। आगे बात करें तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। भाई मान लो ये पर्वत है और इस पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। इस पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पर बर्फ जमी होती है और बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, बर्फ़ जो जमी हुई होती है उसको कहते हैं हिमानी। क्या कहा जाता है भाई, हिमानी कहा जाता है, याद रखना है आपको। और पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु जो है वो कठोर होती है। भाई हिमानी जो है, हिमानी से ही नदियों का उद्गम होता है, वहीं से नदियाँ निकलती हैं और 12 मासी नदियाँ जो है वो इसी से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। आगे पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु जो है वो कठोर होती है। पर्वतीय क्षेत्र जो होती हैं उनकी जलवायु जो है वो काफ़ी कठोर होती है, इसीलिए तो वहाँ पे जब पर्वतारोही जब ऊपर चढ़ते हैं पर्वतों पे तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, और इनका आधार, इनका धरातल जो है वो खड़ी ढाल वाला होता है। देखो इनका धरातल जो माना जाएगा वो खड़ी ढाल वाला है। यहाँ पर सीधे ढाल है भाई, यहाँ पर क्या है, सीधे ढाल है। आगे देखिए पर्वत एक ऐसी रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। भाई पर्वत जो है जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने दो पर्वत बना दिए, यहाँ पर ये एक और बन गया, यहाँ पर मान लो एक और बना दिया और यहाँ पर भी जैसे एक और बना दिया, तो ये एक लंबी श्रृंखला जो है वो यहाँ पर बन जाती है। इसको कहते हैं पर्वतीय श्रृंखला। क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला इनको कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करें तो पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्वतों के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो कितने बताने हैं, 3 बताने हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहला पर्वत जो रहेगा वो रहेगा वलित पर्वत, दूसरा है वृंशोत पर्वत और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी पर्वत। याद हो जाएंगे तीनों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वलित पर्वत को लेके कि वलित पर्वत जो है वो क्या होते हैं। देखिए हिमालय तथा आल्प्स जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो वलित पर्वतों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं सारा आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। और इनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ होती है और इनका शिखर जो है वो शंकु आकार का होता है। अब शंकु आकार का कैसा होगा, देखो ये इस प्रकार है, इनका आकार, ये टोपी देखी होगी आपने, शंकु इस प्रकार का ही होता है। ठीक है, तो ये शंकु के आकार का यहाँ पर ये जो है शिखर जो है इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो भारत की जो अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी जो है वो वलित श्रृंखला मानी जाती है।
आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल जो पर्वत हैं वो गोलाकार दिखाई देते हैं और ये भी पुराने वलित पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए वलित पर्वत कैसे होते हैं। इस प्रकार ये भूपर्पटी होती है और इस प्रकार ये टेढ़े मेढ़े से जो होते हैं ना उनको कहते हैं वलित पर्वत। और ये दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, ये वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिसमें वलय पड़ा हुआ हो, जिसको मतलब आड़े तिरछे जो होते हैं उनको वलित पर्वत कहते हैं। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए ये वाला रहेगा माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक ये वलित पर्वतों के अंतर्गत ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला जो दिखाएंगे आपको बढ़िया वाले चित्र दिखाएंगे, ये अपनी है अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है। ठीक है, सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है अरावली। और आगे देखिए ये वाली जो है वो है अपना उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत। ठीक है, तीनों चित्र आपको बढ़िया से दिख रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए अगला पर्वत जो रहेगा अपना वो रहेगा ब्रंशोत पर्वत। ब्रंशोत पर्वत क्या होते हैं देखो, जब धरातल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से वो विस्थापित हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चला जाता है एक खड़ी रूप में, तो इन पर्वतों का जो है वो निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऊपर उठे हुए खंड को जो है उसको कहा जाता है उत्खंड या जिसको हारस्ट भी कहते हैं, तथा नीचे दसा हुआ जो खंड है जिसको द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन जिसको कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों नाम आपको बढ़िया से आनी चाहिए। चलिए आगे बात करें तो यूरोप की जो है राइन घाटी और वासजेस पर्वत जो है इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। ब्रंशोत पर्वतों की श्रेणी में ये दोनों आते हैं। अब देखिए ये उत्खंड भ्रंश है, यानी ऊपर उठा हुआ भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये है उत्खंड भ्रंश। और जो भाग नीचे धंस गया, जो भाग नीचे धंस गया उसको कहते हैं द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, और यही भाग जो बीच में ऊपर रह गया उसको कहते हैं उत्खंड भ्रंश। क्या कहते हैं भाई? उत्खंड भ्रंश इसको कहा जाता है। और बीच का जो रह गया, इधर भी जो धसा हुआ भाग है ये कहलाएगा द्रोणिका। क्या कहलाएगा? द्रोणिका भ्रंश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वतों को लेके। यहाँ पर फिर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो आसपास की भूमि से उठी हुई जगह होती है और 600 मीटर से अधिक जो है इसकी ऊंचाई होती है। और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत भी कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत, कुछ जो पर्वत हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, यह आपका होमवर्क भी हो गया। चलिए ज्वालामुखी पर्वतों के लिए अपन बात कर रहे थे, तो इन पर्वतों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। ज्वालामुखी एक आंतरिक क्रिया है। और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अब याद रखना है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का एक पर्वत का नाम है फ्यूजियामा। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत जो हैं वो ज्वालामुखी पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। चलिए यहाँ पर ये फोटो आपको दिख रही होगी बढ़िया से, ये है अपना माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, माउंट किलिमंजारो की सबसे ऊंची जो चोटी है वो यही रहती है। ठीक है, आगे देखिए ये फ्यूजियामा रहेगा अपना। ठीक है, ये जो है ये फ्यूजियामा है, दिख रहा होगा बढ़िया से, बड़ा ही सुंदर पहाड़ी है। और इन दोनों का निर्माण जो है वो हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से। चलिए आगे देखिए ज्वालामुखी पर्वत का यहाँ पर उदाहरण एक और देखिए। ये इस प्रकार यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पर देखिए ये नीचे जो है वो मैग्मा है, गर्म जो लावा होता है वो मैग्मा यहाँ पर है। ये इस प्रकार जो है वो बाहर निकलता है। अब यहाँ पर देखिए किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें जो है वो लावा कहलाती हैं। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें क्या कहलाती हैं? लावा कहलाती हैं। और ज्वालामुखी शंकु का जो निर्माण है वो राख लावा की परतों के जमने से होता है। भाई लावा जब जमेगा तो किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। और लावा बम जो है वो छोटे छोटे टुकड़े वगैरह होते हैं, इनकी बात अपन जो है आगे करेंगे। ठीक है, और ज्वालामुखी राख और भाप तथा गैस युक्त घने बादल जो है वो ऊपर मंडराते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे घने काले बादल जो है वो मंडराने लगते हैं। ठीक है, और अत्यधिक वायु से जो है अत्यधिक दाब से जो है वो होता है मैग्मा का निर्माण, और गर्म लावा जो है उससे बाहर निकलता है। ठीक है, और उससे जो है ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करें पर्वतों के लाभ को लेके कि पर्वत जो है उनके हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है। सबसे पहली बात, पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार होते हैं, यानी जल को इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। दूसरी बात करें तो बहुत सी नदियों का स्रोत जो है वो पर्वतों पर स्थित जो हिमानियाँ हैं, जमी हुई जो बर्फ़ है वो होती है, और उससे अपने को जो है वो बर्फ़ पिघलती रहती है और नदियों के रूप में हमारे मैदानी क्षेत्रों में वो नदियाँ आती हैं, जिससे हमें जो है वर्ष भर पानी मिलता रहता है।
आगे बात करें तो पर्वतों के जल का उपयोग जो है वो सिंचाई और पन बिजली यानी विद्युत विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, क्योंकि पर्वतों से जब पानी गिरता है तो उसकी मतलब गति बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है बिजली जो है वो उत्पन्न की जा सकती है, टरबाइन वगैरह उससे घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नदी घाटियों तथा वेदिकाएं जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है कृषि वगैरह बढ़िया ढंग से होती है, अच्छे ढंग से वहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। आगे देखिए कि पर्वतीय भागों में अनेक प्रकार की जो है वनस्पति भी पाई जाती है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो है उनसे प्राप्त होती हैं, जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। आगे देखिए कि पर्वतीय भाग जो है वो सैलानियों के लिए भी उपयुक्त स्थान होता है। भाई टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बनाया जा सकता है, जिसके कारण जो है अच्छी इनकम जो है वो सरकार को हो सकती है। आगे देखिए पर्वतों के प्रमुख खेल भी हैं, देखो कौन कौन से हैं। आप पर्वतों पे जब घूमने जाएं तो वहाँ पे ये खेल खेल सकते हैं। ठीक है, पैराग्लाइडिंग वहाँ पर आप कर सकते हैं, हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग वहाँ पर कर सकते हैं और स्कीइंग भी वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्वतों के कुछ जो है वो खेल माने जाते हैं। चलिए आगे बात करें पठार को लेके कि पठार जो है वो क्या होते हैं। देखिए पठार आपको एक बढ़िया से दिख ही रहा होगा यहाँ पे। चलिए इसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए पठार होते क्या है। यह स्थलीय भाग जो है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है और सपाट भूमि होती है, बिल्कुल सपाट भूमि होती है, इसको पठार कहा जाता है। ऊपर उठा हुआ जरूर होता है, लेकिन ये सपाट होता है, ऊपर से बिल्कुल समतल होता है और इसका ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान सपाट होता है, जैसे अपने टेबल होती है उसी प्रकार जो है सपाट होता है। ठीक है, इनका ढाल जो है वो बिल्कुल खड़ा होता है, ढाल जो होता है बिल्कुल खड़ा होता है। ठीक है, नीचे जो है सीधे ही इससे जो है उतरा जा सकता है और इनकी ऊंचाई जो है कई हजार मीटर तक हो सकती है, भाई छोटी नहीं है, बहुत कई हजार मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई भी हो सकती है। और ये भी पर्वतों की तरह जो है नए और पुराने हो सकते हैं। कई जो है पठार जो है वो पुराने भी हैं और कई नए भी हैं। आगे देखिए अगला जो रहेगा कि भारत में जो है दक्कन का जो पठार है वो पुराने पठारों की श्रेणी में आता है, पुराने पठारों में से एक माना जाता है दक्कन का पठार। आगे देखिए कि केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है का पूर्वी अफ्रीका पठार जो है इसके प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। और तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए कि इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से लगभग 4000 से लेके 6000 की मीटर मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है। समुद्र तल वाला वो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार होता है। तो ये जो रहेगा अपना वो रहेगा दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पठारों की क्या क्या उपयोगिता होती है। देखिए पठार जो है वो क्या होते हैं। पठारों में जो है वो खनिजों की प्रचुरता होती है, खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में उससे मिलते हैं। और अफ्रीका का पठार जो है हीरो और सोने की खानों के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। अफ्रीका के पठार ऐसे हैं जहाँ पे हीरे और सोने जो है प्रचुर मात्रा में वहाँ पर मिलते हैं। और भारत में भी जो है छोटा नागपुर का पठार में जो है आपको लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा और मैग्नीज के भंडार पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, और पठारी क्षेत्रों में बहुत से जो है जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात जल जो है वहाँ पर ऊंचाई से गिरता है, बिल्कुल सीधे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात जो है तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों की श्रेणी में आते हैं। यानी एक तो हुंड्रू जलप्रपात है और एक कर्नाटक का जोग जलप्रपात, तो ये दोनों जो है वो इसी की श्रेणी में आते हैं। और लावा पठार में जो है काली मिट्टी की जो प्रचुरता होती है, जहाँ पर उत्पादन है अत्यधिक मात्रा में किया जा सकता है। अभी देखिए ये रहा अपना छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और ये रही अपना हुंड्रू जलप्रपात। ये पठार है ऊपर और यहाँ से देखिए ये नदी जो है वो जल जो है वो गिर रहा है, ऊपर से जल यहाँ पर गिर रहा है, इसलिए यहाँ पर है हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मैदान क्या होते हैं। देखिए मैदान जो है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से अगर माने तो 200 मीटर से अधिक की इनकी अधिक जो है ऊंचे नहीं होते हैं। और कुछ मैदान तो काफ़ी समतल होते हैं, बिल्कुल सपाट होते हैं। कुछ उर्मिल और तरंगित भी हो सकते हैं, यानी कुछ आड़े तिरछे भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान जो है वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए हुए होते हैं। और नदियाँ जो है पर्वतों के ढालों के नीचे की ओर जो है बहती हैं तथा उन्हें जो है अपर्दित भी कर देती हैं। और वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे मान लो पत्थर हो सकता है, बालू मिट्टी हो सकती है, सिल्ट हो सकता है, तो वे घाटियों में निक्षेपण कर देते हैं, उनको जमा कर देते हैं। और इन्हीं निक्षेपणों से जो है वो मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः अगर बात करें तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना जो है आसान होता है, पहाड़ी इलाकों के मुकाबले तो बहुत आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, मैदानी क्षेत्रों में।
ठीक है। और नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया है तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जा सकते हैं। एशिया में स्थित भारत में जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। और मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र भी माने जाते हैं। और यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होती है, ये बात मैंने पहले बता दी, क्योंकि मकान बनाने में और खेती करने में समतुल भूमि जो है वो उपयुक्त होती है। और उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी देखिए, स्थल रूप एवं लोगों की बात करें तो स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जो है वो जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, बहुत मुश्किल से वहाँ पर जीवन गुजारना पड़ता है। और मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा सरल होता है। और मैदानों में अगर बात करें तो फसलें उगाना है, घर बनाना है, सड़कें बनाना है, पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन के तरीकों में कुछ अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? जैसे कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उद्गार है, तूफान है, बाढ़ है, आदि विनाश मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है इनसे। और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारा पहला कर्तव्य है भई। और हम कितने तरीकों से जल वगैरह इनका उपयोग कर सकते हैं, ये आपको जो है पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है, कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है? तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है भई, आप भी बनाए रखें, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जल प्रदूषित एक नदी यहाँ पर दिखाई गई है, कितना प्रदूषण यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है? तो ये बहुत बुरी बात है भई। चलिए, आगे बात करें तो यहाँ पर अपना तो पूरा हो गया है ये पार्ट। ठीक है? तो वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।